हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल डी कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक श्रृंखला को स्टार्ट किए हैं। इस श्रृंखला का आज एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम लोग आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नोट्स पर कुछ शार्ट में चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से जो संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं उसको देखेंगे। देखिए, आर्थिक परिदृश्य में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक की स्थितियों। उत्तर प्रदेश में कुल 14 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कितने आर्थिक क्षेत्र हैं? तो 14। नोएडा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 56 सेज हैं। सेज का मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन। इसमें एक केंद्र सरकार द्वारा, एक राज्य सरकार द्वारा, निजी सेक्टर तथा 24 सेज एक्ट 2005 के अंतर्गत फार्मर अप्रूवल गारंटेड है। तो यहाँ पर याद रखिए कि 26 सेज हैं, 14 विशेष आर्थिक क्षेत्र है और 14 क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग है। चलिए, इस चैप्टर से हम लोग संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो कंटेंट दिया है काफी लंबा दिया है, तो उतना अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ क्वेश्चन से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें से, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? निर्यात विकास केंद्र नहीं है तो आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा, मेरठ। तो इसमें से इलाहाबाद नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से इलाहाबाद और प्रयागराज शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, जबकि आगरा, खुर्जा कहाँ? बुलंदशहर में है, तथा मेरठ निर्यात विकास केंद्र है। आगरा से सिल्क कारपेट, हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प चीजें हैं जो हाथ से बनी होती हैं, आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। खुर्जा, बुलंदशहर से क्या निर्यात किया जाता है? पॉटरी, सेरामिक टाइल्स। ठीक है, पॉटरी और सेरामिक टाइल्स कहाँ से? खुर्जा। यहाँ तो चीनी मिट्टी के बर्तन भी प्रसिद्ध हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध है आपका खुर्जा। और मेरठ से हम जानते हैं कि खेल के सामान, जैसे खेल के सामान, टेक्सटाइल्स, सोडा आभूषण आदि वस्तु निर्यात की जाती है। तो आपका हो गया, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद। यहाँ से जो किसी प्रकार का कोई विशेष निर्यात नहीं होता है, बाकी 3 अन्य शहरों से होता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास है। परास का मतलब जो है इनका कितने प्रतिशत के बीच में जो है इनका जो है निर्यात है। पूरे भारत में जो है निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो देखिए, ये सवाल पहले 2016 पीसीएसपी का है, तो अब ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन इसको हम लोग करंट में अपडेट कर लेते हैं। तो देखिए, व्याख्या में दिया होगा नीचे। तो उस समय जो था ये 4 से 5% था जो है हिस्सेदारी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की निर्यात में। तब वर्तमान में देख लिया जाए, 2020-21 में उत्तर प्रदेश का भारत में कुल निर्यात हिस्सा कितना? 5.6% है, यानी कि 5 से 6%। वर्तमान में अगर ये आप सवाल आए तो क्या आएगा? 5 से 6% उत्तर आप लगाएंगे वर्तमान के लिहाज से। कब? 2020-21। यहाँ पर अगर 2014-15 है तो 2000 जो 20-21 का अगर डाटा पूछे
लेटेस्ट डाटा जो है, तो 5 से 5.6% यानी 5.5% लगभग है आपका। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? बजट का आकार 5,12,00,000 5,12,860.72 करोड़ रुपए था। ठीक है, ये कब का है? 2020-21 का है। 2020-21 का है बजट। तो अब जो पूछेगा 2023-24 का बजट पूछ सकता है, क्योंकि लेटेस्ट बजट यही है आपका। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको सीधा व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 6,15,518.97 करोड़ रुपए। इसको याद रखिएगा, बजट का आकार कितना है? 6,15,518.97 करोड़ रुपए, तथा बजट में 39,000 ठीक 181 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई है। 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई है। तो बजट का आकार इतना है। ठीक है, कुल बजट का आकार 6,15,518.97 करोड़ रुपए, जबकि इसमें से नई योजनाओं के लिए कितनी राशि खर्च की जा रही है? तो 39,181.10 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो फिर यही हमको लेटेस्ट डाटा जो याद रखना होगा 2023-24 का, तो 6,15,518.97 करोड़ रुपए। तो इसमें भी यही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के बजट 2020-21 में शामिल की गई है? तो 21-22 का है, तो ये नहीं पूछेगा वर्तमान में। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ESDP, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? तो ये 2011-12 का है, तो हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे अब वर्तमान में, तो 2000, ये क्योंकि आर्थिक समीक्षा संबंधित है, तो 2021 और 22, 2021-22 का हम लोग लेटेस्ट जो डाटा अभी वर्तमान में है उसको देखेंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है कृषि क्षेत्र होता है, एक कृषि क्षेत्र, दूसरा जो होता है उद्योग क्षेत्र, और जो तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक, तो ये 3 क्षेत्र होते हैं। तो कृषि का योगदान है पूरी अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, एसजीडीपी में। तो यहाँ पर देखिए कितना है आपका 2020-21-22 में संशोधित अनुमान के अनुसार। ठीक है, संशोधित अनुमान के अनुसार कितना है? तो आपका कृषि संबंध क्षेत्र का तो चालू मूल्य पर है 26.1% है, कृषि क्षेत्र का 26.1%, और स्थिर मूल्यों पर 21.6%। तो इसको याद रखिएगा, कितना है? 26.1%, और स्थिर मूल्यों पर 21.6%। उत्तर प्रदेश की एस जीडीपी, वही हम लोगों ने जो चर्चा किया, एस जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान है, तो कितना है आपका? देखिए, जो नवीनतम आंकड़ा है 21-22 का, ठीक, विभिन्न क्षेत्रों में आप याद रखिए लीजिएगा, 49.2% है सर्विस सेक्टर का, द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 26.8%, और 23.9% है किसका जो है प्राथमिक क्षेत्र का, 23.9%।
100% में से इतनी चीजें हैं। पहले प्राथमिक क्षेत्र का 23.9%, फिर द्वितीय क्षेत्र का हो जाएगा आपका उद्योग क्षेत्र का 26.8%, फिर सेवा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। औद्योगिक विकास के संबंध पूछ रहा है कि प्रदेश में असंतुलन क्यों, यानी कि कहीं पर औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ है, कहीं पर औद्योगिक विकास कम हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। ये देखिए यूपीपी से 2004 का क्वेश्चन है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है, ये बात सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से सबसे विकसित है। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। राज्य की कितनी प्रतिशत? 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा है, ये बात सही है। बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और उस लिहाज से भी है उद्योगों के मामले में भी सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी सही हो जाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। हालांकि यहाँ कृषि भी उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि यह क्षेत्र अधिकतर सूखाग्रस्त होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र पठारी क्षेत्र आता है, विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग पठार का, जो कि मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। इसमें 2 खंड आते हैं, बुंदेलखंड, उसके बाद बघेलखंड का एरिया जो मिर्जापुर वाला है। यह क्षेत्र अत्यंत अविकसित दशा में है। इसके अंतर्गत हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट जिले आते हैं। इस क्षेत्र में उद्योगों की अवसंरचना न होने से औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। अधिकांश औद्योगिक इकाइयां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हैं। प्रदेश की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है, ये थी। तो इस तरीके से तीनों कथन सही है आपका। गीडा देखिए यहाँ पर पूछ रहा है गीडा। गीडा क्या है? गीडा ये क्या है? गोरखपुर, ये गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो गीडा क्या औद्योगिक, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, गीडा की स्थापना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत 30 नवंबर 1989 में किया गया। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पर? कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है? कानपुर में। तो ये आपका हो जाएगा UPSIDC, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है कारपोरेशन। UPSIDC का फुल फॉर्म है, का मुख्यालय कहाँ? कानपुर में है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत औद्योगिक और मूल अवसंरचना विकास की प्रगति के लिए कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, और 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग बंधु। उद्योग बंधु क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। ठीक है, उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश राज्य का एक संगठन है जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है और उद्योगों में विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करती है। उद्योग बंधु त्रिस्तरीय संरचना है, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय। उद्योग बंधु क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार का एक संगठन है जो कि उद्योगों के संबंध में लोगों की सहायता करता है, नया उद्योग स्थापित करने में, पुराने उद्योगों का विकास करने में। ये त्रिस्तरीय है, एक जिला स्तरीय है, दूसरा मंडल स्तरीय है और तीसरा राज्य स्तरीय है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है?
ठीक है। थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहां। तो यहाँ पर उत्तर ये दे रहा है, यानी कि थीम पार्क आगरा। बाकी ये 3 जो है आने वाले 2017 का ये सवाल है पीसीएस मेंस का। तो ये 3 जो है आपके प्रमुख निवेश परियोजना है। ठीक है, 3 है आपका, एक बरेली में है, एक वाराणसी में है और एक शाहजहांपुर में है। आगरा में ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, थीम पार्क आगरा की स्थापना हेतु अभिनेता संजय खान एवं तत्कालीन सपा सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मध्य करार हुआ था। इस थीम पार्क की स्थापना संजय खान की कंपनी मेसर्स किंगडम इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा की जानी थी, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की यह प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 1974 में। से सीधे याद कर लेंगे इसकी स्थापना। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना, तो यही सवाल फिर से रिपीट कर रहा है 1974 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संबंध में, यह लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु एवं मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो केवल 2 सही, 1 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पर ये सही मान रहा है, इसका मतलब ये आपका यहाँ पर केवल 1 सही है। यह लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सेवा इकाइयों को सहायता नहीं प्रदान करता, किसी प्रकार की फाइनेंस की सहायता नहीं करता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफएससी की स्थापना राज्य वित्तीय निगम एक्ट 1951 के अंतर्गत 1954 में की गई। यह निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सिंगल विंडो एजेंसी, ये जो इसी बात कर रहा 2018-19 बजट में इसी बात हुई थी। तो ये सवाल जो है अब वर्तमान में उतना जो है प्रासंगिक नहीं रहा है, इसलिए कम संभावना पूछे जाने की। औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेंस की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा रही है। ये स्थापना कहाँ? मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी। आगे देखिए, उसी के बारे में फिर सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक सेवाएं प्रदान करेगी, स्वीकृति भी प्रदान करेगी, अनुमोदन भी प्रदान करेगी। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इस सब प्रबंधन की बात नहीं होनी, यानी कि जो औद्योगिक ठोस अपशिष्ट है, जो ठोस कचरा निकलेगा औद्योगिक क्षेत्रों से, क्या उसका प्रबंधन करेगी ये विभाग? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 सही हो रहा है, चौथा नहीं सही हो रहा है। 2 3, चौथा गलत है आपका। रोजगार की दिशा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो यही है आपका हथकरघा उद्योग। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड 2007 के अनुसार हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने वाला उद्योग है। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र की बात करें तो कृषि है, दूसरे नंबर पर आपका हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो ये आपका कृषि क्षेत्र हो जाएगा। भारत की भी यही स्थिति है, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कहाँ नियोजित है, वहां पर भी उत्तर यही सही होगा। यहाँ परसेंटेज देख लेते हैं, कितने प्रतिशत जो कर्मचारी या जो है लोग लगे हैं कहाँ पर? किसी क्षेत्र में। तो देखिए 2000
2011 के आंकड़ों, कृषि जो जनगणना 2011 का हुआ था उसके अनुसार 59.3% कहाँ पर लगे हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हैं। जबकि श्रमिकों की भागीदारी कितनी है, 30.3%। तो यहाँ पर 59.3 आप याद रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, सभी श्रेणियों की। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं घरेलू उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर ये मान रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार। ऐसा क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही सबसे ज्यादा है। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। तो ये कितना है, बी, यानी 7400 रुपये प्रति माह। अकुशल श्रमिक यानी कि जो बहुत अधिक ट्रेंड नहीं होते हैं, बहुत अधिक जो है जिनके अंदर स्किल नहीं होती कोई कार्य करने की, उनको कितना, 7400 रुपये प्रति माह। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी है। प्रश्न काल में उत्तर में बी सही था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये याद रखिएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लाया गया था, तो 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मतलब कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी ही चाहिए। के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक। प्रभावी अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निम्नवत है। ठीक, देखिए यहाँ पर कुशल के लिए कितना है, 12,005, 12,005। अकुशल के लिए 9,743। ठीक है, तो ये आपका 7400 था कब, ये पहले था, लेकिन वर्तमान में हो गया है जो है 31 मार्च 2023 तक ये 9,743। तो वर्तमान में अगर जो डाटा पूछेगा ना, तो हमको ये लगाना है 9,743। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है, यानी कि कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग कार्यशील हैं, कार्य करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में लगे हैं। तो 32.9%, यानी कि 33%, लगभग कितना, 33%, 1/3 ऐसे याद करेंगे, कार्यशील क्षेत्र में लगे हैं। बाकी और सब लोग कार्यशील क्षेत्र में नहीं है, एकदम से बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश की देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.4% की भागीदारी है। कारण क्या है, उत्तर प्रदेश की देश की कुल निर्यात में 66% की भागीदारी है। तो यहाँ पर सी दे रहा है, यानी कि ये सही है, आर गलत है। ठीक है, देखिए अभी सवाल कब का है, 2009 का है, तो डाटा बदल गया होगा। नया डाटा देख लेते हैं व्याख्या में। ठीक है, देखिए राज्य बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में योगदान कितना, 8% है। इसको याद रखिएगा, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो 8% है। बस इतना ही याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य। हाँ सही है। राज्य की विभिन्न कारण क्यों ऐसा है, राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं सही है। कारण एवं कथन दोनों सही, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है, कहाँ से, तो ये देखिए व्यापार कर हो जाएगा, क्योंकि उस समय व्यापार कर सबसे बड़ा कर हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, जीएसटी। ठीक, पहले जब जीएसटी और वैट नहीं लागू था तब का ये सवाल 2002 का है, तब उस समय वैट भी नहीं लागू था, और वैट के बाद जो जीएसटी लागू हुआ वो भी नहीं लागू था। तो सबसे बड़ा ये क्या क्या था, व्यापार कर। इसको बिक्री कर भी कहा जाता है, कहीं कहीं आप ऑप्शन में आपको बिक्री कर भी मिलेगा। तो सबसे बड़ा कर उस समय था 55%। तो देखिए अब वर्तमान में देख लिया जाए क्या है, बजट 2023
2023-24 जो लेटेस्ट बजट हुआ है ना, उसके 2023-24 के अनुसार राज्य को करों में मिलने वाली आय राज्य वस्तु यानी कि इसको क्या कहेंगे, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, इसको कहेंगे यस जीएसटी कहेंगे। ठीक, जीएसटी के 3 रूप हैं। तथा मूल वर्धित कर यानी कि वैट, ये वैट है और जीएसटी से कितना है 1,50,000 करोड़ रुपए। आबकारी शुल्क से 58,000 करोड़ रुपए, स्टाम्प एवं पंजीकरण से 34,560 करोड़ रुपए तथा वाहन कर से 12,672 करोड़ रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर करों का क्रम पूछ ले सबसे ज्यादा कर किससे है, तो आपका है यस जीएसटी से। ठीक है, यस जीएसटी के बाद जो है आपका वैट से, मूल वर्धित कर, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। वैट के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा कर है तो कौन सा है, वो आबकारी शुल्क है। आबकारी शुल्क है। ठीक, आबकारी शुल्क के बाद तब आपका जो स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क। ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 3 करों को आप याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में 3 सबसे बड़े कर कौन से हैं, तो यह जीएसटी, वैट और आबकारी शुल्क 2023-24 की बजट के अनुमान पर यह आधारित है। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है तो जमीन की मालगुजारी यानी कृषि कर से संबंधित नहीं, कृषि कर से नहीं, सामान्य व्यापार कर से, ये अभी हमने बताया। जब जीएसटी और वैट नहीं था तो ये व्यापार कर, इसको ही बिक्री कर कहा जाता था। ठीक, तो कुल कर में से सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है, तो जीएसटी का होता है। ठीक, उसके बाद उत्पाद शुल्क 22.28 यानी कि एक्साइज ड्यूटी आपका हो जाएगा वैट 16.41। तो यहाँ पर जो है ये जीएसटी कितना है 40%, कुल करों में हिस्सा सबसे ज्यादा यस जीएसटी कितना है 40%। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग आता है तो आपका ही व्यापार कर हो जाएगा उस समय, अब जीएसटी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार संग्रहण करता है। ठीक है, सबसे अधिक व्यापार कर कौन सा प्राप्त करता है, तो आपका लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ जोन सबसे अधिक, गाजियाबाद नहीं, कानपुर नहीं, लखनऊ जोन में सबसे ज्यादा जो है टैक्स आता था यहाँ पर, व्यापार कर, ट्रेड टैक्स जिसको कहा जाता है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है तो कहाँ पर, वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो वाराणसी में स्थित है को प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। वित्त मंत्री द्वारा 2014-15 के बजट में वाराणसी के हथकरघों, हस्तशिल्प एवं रेशम उत्पादों को विकसित करने तथा बढ़ावा देने और वाराणसी के बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए एक व्यापार सुविधा केंद्र तथा शिल्प संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल ये कहाँ पर, वाराणसी में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, 2014-15 जो है के बजट में इसका प्रावधान किया गया था, तो अब ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, नहीं कि इसका उद्घाटन हो गया है ठीक प्रधानमंत्री द्वारा। तो कब, ये 2017 में ही, इसलिए उस समय करंट में सवाल ये बना था, उसमें पूछा गया था पीपी से 2017 में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है, तो वाराणसी जनपद में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम दीनदयाल हस्तकला संकुल, वही इसी की बात कर रही है जो भी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया। 2004-5 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान, यानी कि कर हम जानते हैं 2 प्रकार से होते हैं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें पूछा गया है अप्रत्यक्ष कर का कुल कर में कितना हिस्सा था, तो उस समय 76% था जब प्रश्न पूछा गया था 2005 में पीसीएस प्री में। अब वर्तमान में देख लेते हैं 2022-23 जो लेटेस्ट डाटा है आपका आर्थिक समीक्षा में, उसमें कितना है 78.69। अप्रत्यक्ष करों का योगदान ज्यादा है क्योंकि उस समय अब जीएसटी आ गया है।
ठीक, जीएसटी सबसे ज्यादा है 40%, वही जीएसटी ही हो जाता है, बाकी अन्य कर हो जाते हैं। जीएसटी किस प्रकार का, एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। इसको कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की किस पंचवर्षीय योजना में, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी, यानी कि कृषि वृद्धि दर, औद्योगिक वृद्धि दर एवं सेवा वृद्धि दर, ठीक है, तीनों में से सबसे ज्यादा औद्योगिक वृद्धि दर किसमें, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है 2002 से 2007 तक, ये 10वीं पंचवर्षीय। इसके बाद 2007 से 2012, ये 2012 से 2017 तक था। ये आपका ये 10वीं हो जाएगा, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना, और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद योजना को समाप्त ही कर दिया गया। तो चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि दर 6वीं योजना में 10.5 रही, सबसे ज्यादा किसमें, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी रही, 10.8%, यानी कि 2002 से 2007 के मध्य 10.8%। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही किस पंचवर्षीय योजना में, तो 9वीं में। इसके पहले 9वीं पंचवर्षीय योजना तो 1997 से 2002, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, और इस दौरान औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक रही, 0.9% रही। आगे देखते हैं, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी, यानी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए क्या करेगी, पहला आंकड़ा जारी करेगी, स्थापित करेगी। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश आरओ मेंस 2016 में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 24 अक्टूबर 2020 को घोषणा की कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा तथा राज्य एवं अन्य जगहों पर आईआईटी व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा। 24 अक्टूबर 2020 को घोषणा किया गया था, कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। बस इतना याद कर लीजिए, जो है कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश क्या है प्रत्यक्ष करों का अंश बढ़ा है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का अंश बढ़ा है। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कुल करों में प्रत्यक्ष करों का अंश बढ़ा है, ठीक है। 2023-22 आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 में यह लगभग 13.35% है। प्रत्यक्ष करों का अंश बढ़ रहा है धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ, तो आपका जो है 1 जनवरी 2008। वैट कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 2008। वैट ये क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। इसका फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। इसको कहा जाता है मूल्यवर्धित कर, मूल्यवर्धित कर, ठीक। ये 2008 से लागू हुआ वैल्यू एडेड टैक्स। उत्तर प्रदेश में कब 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं, तो बागपत में, ठीक है। यानी कि बीपीएल से बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं। बागपत जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं।
ठीक है, सबसे कम ये हो गया बागपत। ठीक, पहले ये पाया जाता था देखिए, लेकिन अब वर्तमान में 2009 तक की स्थिति के अनुसार गौतम बुद्ध नगर जिले में अब हो गया सबसे कम गरीबी रेखा से नीचे लोग। कितना है? 2.6% है सबसे नीचे। ठीक है, जबकि चित्रकूट जिले में गरीबी रेखा से नीचे सर्वाधिक 81.5% सबसे ज्यादा कहाँ पर? चित्रकूट में। तो दो जिलों का नाम यहाँ पर याद रख लीजिए। गौतम बुद्ध नगर जिले में, यानी कि जहाँ पर क्या है, नोएडा है जिसका मुख्यालय, वहां पर सबसे कम गरीब लोग पाए जाते हैं, गरीब परिवार। और सर्वाधिक गरीब परिवार कहाँ? चित्रकूट जिले में। सबसे कम शहरी गरीब शाहजहांपुर में। सबसे ज्यादा शहरी गरीब कहाँ? चंदौली में। यानी शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? चंदौली में। सबसे कम शहरी क्षेत्रों में गरीब कहाँ है? तो शाहजहांपुर में। तो यहाँ पर दो जिलों का नाम याद रखिए, एक तो आपका गौतम बुद्ध नगर और दूसरा चित्रकूट, सबसे ज्यादा यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 14 2011 को निश्चित किए गए नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, के लाभग्राही वही व्यक्ति होंगे जिनकी मासिक आय होगी कितना? 5,000 तक। ठीक है, अब देखिए बढ़ा दिया गया है। जनवरी 2017 के में जारी अपडेट आंकड़ों के अनुसार 3 लाख रुपए वार्षिक आय से कम वाले परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया, यानी कि जिनकी परिवार की आय कितनी होगी? 3 लाख प्रति वार्षिक से कम, वो लोग ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आएंगे। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो सी ऑप्शन आकांक्षी जिला है। कौन सा? जो है 8 जिले आकांक्षी जिलों में। चलिए देखते हैं कौन कौन से आकांक्षी जिले। 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत जून 2021 तक जिले देश के कुल 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती। 8 जिले आकांक्षी जिलों में। देखिए आकांक्षी जिले का मतलब ये है ना, यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़ापन ज्यादा है, साक्षरता दर कम है, ठीक है, आय भी कम है, इस तरीके से तमाम आर्थिक समस्याएं हैं। तो ऐसे जिलों को क्या कहा गया? आकांक्षी जिले। तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर उठाने के लिए, आर्थिक स्तर उठाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 देखिए, उत्तर प्रदेश का योगदान भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था कितना? तो द्वितीय सबसे ज्यादा योगदान था। अभी भी द्वितीय सबसे ज्यादा योगदान है। पहला तो है किसका? पहला है महाराष्ट्र का, दूसरा है इसका 8% से अधिक योगदान है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है तो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास भी हुआ, उद्योगों का विकास हुआ है, प्रति श्रमिक उत्पादकता वहां पर ज्यादा है। ठीक है, एक तो वहां से जनसंख्या भी कम है, जनसंख्या का दबाव कम है, इसके अतिरिक्त तो वहां पर मशीनीकरण ज्यादा हुआ है, जिससे पैदावारी बढ़ती है, तो प्रति व्यक्ति उत्पादकता अधिक हो जाती है वहां पर। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिक उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिससे कम श्रम से अधिक अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि कृषि श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य पूर्वी एवं सबसे कम बुंदेलखंड में कृषि उत्पादकता है। सबसे ज्यादा पश्चिमी और सबसे कम है हो गया बुंदेलखंड हो गया। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे दिल्ली में है। दिल्ली में इसका कहाँ मुख्यालय? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रकाशित होती है।
4-5 क्वेश्चन और है इसमें, लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए 43वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड से अपना उत्तर चुनिए। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में संपूर्ण देश की तुलना के कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो हाँ, ये तो सही है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। ये तो नहीं होगा क्योंकि जनसंख्या ही ज़्यादा है। जनसंख्या की अपेक्षा यहाँ पर कारखाने, कंपनियां या उद्योग बहुत कम है। तो कैसे प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा यहाँ पर देखिए सही दिया है। वही व्याख्या करके यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग, आधिकारिक संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। हाँ, ये तो सही है, ध्यान लगा रही है। निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है, क्योंकि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। ये दोनों सही, RA का सही स्पष्टीकरण है। उन स्थानों का चयन कीजिए जहां उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी। विशेष आर्थिक जोन, ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज जिसको कहा जाता है, कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं देख लेते हैं। बी, ठीक है, 2-3 में मुरादाबाद एवं कानपुर में विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने वाले स्थान में शामिल थे। प्रदेश में वर्तमान 14, ठीक है, ये सब 14 हैं, तो लगभग लगभग सभी हो जाएंगे वर्तमान में। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं, तो मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा 14 जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, तो आपको आगरा जो प्रमुख रूप से आलू निर्यात क्षेत्र माना जाता है। देखिए कौन कौन से, अलीगढ़ भी है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, आगरा, बागपत, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद में स्थापित आलू निर्यात जोन। देखिए सबसे ज़्यादा आलू पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आलू उतना नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आगरा को छोड़कर आप सभी क्या है, मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से ये आगरा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में सही। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा, ये कानपुर स्टॉक एक्सचेंज है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्त्र क्षेत्र उत्पादन में मीट्रिक टन में अधिकतम योगदान है किसका, तो आपका हो जाएगा चीनी का। ठीक है, हालांकि सूती धागे का भी उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है मीट्रिक टन में, क्योंकि सूती धागा जो होगा ना उसका वजन कम होगा। और चीनी उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश जो आगे है। इस तरीके से गन्ना उत्पादन में भी आगे है, तो वनस्पति नहीं होगा, सीमेंट नहीं होगा, तो चीनी हो जाएगा आपका। इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर चीनी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंद का उद्देश्य क्या है, वही जो हम लोगों ने इसके पहले चर्चा किया था कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित इकाइयों की निर्यात को प्रोत्साहित करना, नहीं निर्यात को नहीं, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, व्यवसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं देते हैं, उद्योगों के लिए ऋण प्रदान नहीं करते हैं, सीधे ऋण नहीं देते हैं, हालांकि ऋण प्रदान करने में सहूलियतें प्रदान करते हैं लेकिन सीधे ऋण नहीं देते। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाए। उद्योग बंद औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का एक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से एकल मेज व्यवस्था, यानी कि एक ही जगह पर सारी जो है सुविधाएं दे दी जाएंगी। जिनको भी उद्योग लगाना हुआ, कंपनी फैक्ट्री लगाना हुआ, इनको कहीं बहुत अधिक इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही मेज पर सब चीजें लगभग मिल जाएंगी। यानी कि एक ही केंद्र पर उनको सभी प्रकार की मान्यता, पंजीकरण, शुल्क, ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, अब ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग भौगोलिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक परिदृश्य। तब तक के लिए जय हिंद।